शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से एक अविरल बहने वाली काव्यधारा है। उसमें हम सम्मिलित रहते हैं, और सतमोला कवियों की चौपाल में सम्मिलित रहते हैं देश के ही नहीं विश्वविख्यात कवि, शायर, कवित्री, शायरा सभी रहते हैं। ये केवल हिंदी का ही कार्यक्रम नहीं है, हिंदी भाषा के नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं को समर्पित कविता का ये कार्यक्रम है, जिसमें कविता पाठ भी होता है, कविता पाठ के साथ कहानी पाठ भी होता है, यानी स्टोरी टेलिंग का भी हमने इसमें रखा हुआ है। जो कविता के साथ साथ कहानी, यानी कि साहित्य की समस्त विधाओं में जो प्रमुख 2 विधाएँ हैं, उनका ये कार्यक्रम है सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में हर शूटिंग में हमारे साथ सम्मिलित रहते हैं देश के सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और हिंदी सेवी, समाज सेवी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान, केंद्रीय हिंदी संस्थान के माननीय निदेशक महोदय, और साथ ही साथ उनके पास महती जिम्मेदारी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी। आप माननीय निदेशक हैं, हम डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी एक बहुत ही हमारे साथ श्रेष्ठ हिंदी विद्वान हैं। वो हमारे साथ अनेक विदेश यात्राओं पे हमारे साथ रहे। मैंने उनका अनेक हिंदी सेवा क्षेत्र का मैंने उनका कार्य देखा है। मैं ऐसे विभूति हमारे साथ हैं। मैं ही नहीं, हमारा सतमोला कवियों की चौपाल गौरवान्वित है आपको अपने मध्य पा करके। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं विश्वविख्यात उर्दू उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। मंगल नसीम जी एक बहुत बड़ी एक शख्सियत के मालिक हैं। मंगल नसीम जी, आप हमारे स्वर्गीय
पूजनीय पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के साथी हैं, और मैंने वो समय देखा है जब आप लोगों के बीच में साहित्यिक काव्य विचार विमर्श हुआ करता था, और उस समय के साथी समय समय पर आते रहे हैं। मैं बड़ा ही आज प्रफुल्लित हूँ कि आज चाचा जी मंगल नसीम जी हमारे बीच में हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री प्रीति त्रिपाठी। प्रीति त्रिपाठी बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, और आपकी कविताओं का जो विषय मूल रहता है, श्रृंगार रहता है, नारी विवेचन रहता है, सामाजिक विवेचना रहती है, ऐसी कवित्री का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उसी गिलहरी के रूप में, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो प्रेरक वक्तव्य हो, बड़े विनम्र भाव से जो व्यक्ति अपनी बात कहना जानता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कविताओं के जो विषय वस्तु रहते हैं उसमें मुझे एक इनकी कविता सर्वप्रिय लगती है जो मेरे दिल में उतर गई, और उस कविता ने मुझे भी एक जीने का रास्ता बताया। वो थी राममय कविता, राम वन गए तो बन गए। ऐसे ओजस्वी विश्वख्यात कवि राजेश चेतन जी। हमारे बीच में एक ऐसा भी कवि है जो कवि एक राजेश जी इस बात को जानते हैं, प्रीति भी जानती हैं इस बात को, कि कविता लेखन और प्रस्तुतिकरण दोनों विषय अलग हैं। बहुत बड़े एक से एक श्रेष्ठ गीतकार कवि हुए हैं लेकिन वो प्रस्तोता नहीं थे। वो केवल साहित्य में एक अंकित है, उनकी पाठ्य पुस्तक हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो प्रस्तोता भी अच्छे होते हैं और कवि भी अच्छे होते हैं, जैसे कुमार विश्वास, राजेश चेतन जी, गजेंद्र सोलंकी जी। उसी श्रेणी में एक मेरे कवि बंधु हैं जो अभिनेता भी हैं। आप फिल्म अभिनेता हैं, टीवी अभिनेता हैं। आप लापतागंज एक सीरियल आया करता था, उसमें आप मंत्री जी का पात्र अभिनीत किया करते थे, बहुत चर्चित है। अनेक कई टीवी सीरियलों में आया। मुख्य रूप से लापतागंज शरद जोशी जी के व्यंगों पर आधारित कार्यक्रम होता था। तो ऐसे भाई डॉक्टर आरपी शर्मा सतमोला कवियों की चौपाल में अब जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जैसे मंथरा का उल्लेख किया रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है। उसी में जो मंथरा ने किया, कैकेयी की बात करी, और कैकेयी को हम एक कहीं ना कहीं ये वामपंथ की दृष्टि से ना सोचें, इसको देखिए एक पॉजिटिविटी की तरफ से। माता कैकेयी के प्रति प्रभु श्री राम के अंदर कभी भी कलुषता नहीं आई। वो माता कैकेयी को उतना ही सम्मान देते थे जितना माता कौशल्या को। साथ ही माता कैकेयी ने क्या मांगा? राष्ट्र के हित के लिए भरत को राज तिलक, क्योंकि उनको पता था मेरा पुत्र तो वैसे ही निर्मोही है और भ्रात प्रेम में है और त्यागी है, तो ये सत्ता पर काबिज नहीं रहेगा। और उन्होंने मांगा भरत को राज तिलक और राम को वनवास। लक्ष्मण को नहीं, केवल राम को कहा था, राम को 14 वर्ष का वनवास। तो यहां से एक विश्वविख्यात कवि की कविता का जन्म होता है। राम वन गए तो बन गए। देश इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विश्वविख्यात मोटिवेशनल स्पीकर, प्रेरक वक्ता, ओज कवि राजेश चेतन जी, राम वन गए तो बन गए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य साहब। सतमोला कवियों की चौपाल देश के मंचीय कवियों और नवांकुरों का एक ऐसा संगम है कि नवांकुरों को मंच देने का अद्भुत कार्य सतमोला कवियों की चौपाल के रूप में प्रवीण आर्य वर्षों से कर रहे हैं।
मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। जिस कविता के लिए मुझे कहा गया है, आज जब राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तरफ बढ़ रहा है, मैं पिछले 25 साल से इस कविता को गा रहा हूँ, परंतु अब वो दिन आ रहा है जब वो कविता साकार होते दिख रही है। स्वागत। कविता पढ़ता हूँ। आदरणीय मंगल नसीम साहब बैठे हैं, प्रीति त्रिपाठी मेरे इस रिकॉर्डिंग में मेरे साथ हैं, और इधर आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं। सुनिएगा। राम एक वैश्विक चरित्र है, राम केवल भारत के नहीं। इसका एक प्रमाण अगर चाहिए तो आप इंडोनेशिया चले जाइए। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया। पर मजे की बात यह है कि जितनी रामलीलाएं सारे भारत में आदरणीय मंगल नसीम जी हम लोग मिलकर नहीं कर पाते हैं, उससे ज्यादा रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती हैं। पत्रकार गए और जाके पूछा उन मुस्लिम कलाकारों से, तुम तो मुसलमान हो, रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के मुसलमान ने जो उत्तर दिया, भारत के लोगों को वो उत्तर समझना चाहिए। उनका उत्तर था कि हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। बहुत। अगर ये बात भारत में समझी जाती तो 500 साल राम जन्मभूमि के लिए लड़ना नहीं पड़ता। तब एक कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम वन गए तो बन गए, जो भूमिका आदरणीय प्रवीण जी ने पहले से बता दी है, बस यहीं से कविता शुरू होती है। सुनिएगा। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पे भारत को आग लगाई हमने। हरियाणा फूका, पंजाब फूका, राजस्थान फूका। राम जी का आरक्षण क्या था मैं बताता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? बहुत अच्छे। वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। बहुत अच्छे। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं भारत के लोग। हनुमान जी के मंदिर हमने इतने बनाए जितने के राम जी के भी नहीं है। पंक्तियां सुनिएगा। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। बहुत अच्छे। अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। मैंने कहा इसमें से मोहब्बत को अलग करो, केवल निशानी है। शाहजहां को अगर मुमताज से मोहब्बत होती तो मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां कभी नहीं करता। मोहब्बत की कोई निशानी है तो राम सेतु है। हमारे प्रभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया, मोहब्बत की निशानी वो। बहुत अच्छे। अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। वनवासी हो गई पिया संग, सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते, सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे, विधि का ये कैसा लेखा? राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। बहुत अच्छे। लंका का सुख वैभव जिनको तनिक नहीं मन से भाया, अपनी प्यारी अवधपुरी का प्यार जिन्हें खींचे लाया। मातृभूमि और प्रजाजनों की जो आवाज समझते थे, प्रजा हेतु निज पत्नी के भी नहीं त्याग से डरते थे।
मातृभूमि को स्वर्ग धाम से जिसने बढ़कर माना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लंबी कविता है, आखिरी बंद सुनाता हूं, प्रीति जी सुनिएगा। आखिरी बंद है और इसमें मैं कई बार कहा करता हूं कि सब कुछ वहीं से है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तुलसी बाबा लिखकर चले गए हैं। तो पंक्तियां सुनिएगा। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण न कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही, जो आदमी रात के अंधेरे में, शर्मा जी, सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने जाता है, उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा। मैं कहा करता हूं पत्नी अच्छी मिल जाए घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो खराब ही मिल जाए, अरे कम से कम तुलसीदास नहीं तो राजेश चेतन तो यार बन ही जाओ। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते, कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। तो ये सब कवि मित्र बैठे हैं, कहना चाहता हूं एक लाइन में, कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। राजेश चेतन जी एक ऐसा सुविख्यात विश्वख्याति नाम है, आज हमारे बीच में है। और सतमोला कवियों की चौपाल में एक ऐसे मैं शायर को प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जहां कभी हम राजगोपाल सिंह जी को सुनते थे, एक गेयता की दृष्टि से उनके गीत और शायरी, और एक तहत और गांभीर्य और सोचने में मजबूर करने वाले उसी समय के साथी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उस्ताद शायर मंगल नसीम जी। कई अनेक शेर हैं इनके। एक शेर मुझे ध्यान आता है कि गांव के तालाब में तैरती चोटी दिखाई दी। मुझे उस्ताद शायर मंगल नसीम जी की एक पंक्ति आज भी मेरे कहीं ना कहीं अवचेतन पर छपी हुई है कि गांव के तालाब में चुटिया तैरती दिखाई दी। वो बेटी के दर्द को कहीं बेटी के दर्द को की वेदना उन्होंने गिलहरी की धारियों पर देखा। और इस उस्ताद शायर के लिए तो मैं अपने पिताजी की दो पंक्तियां ही मुझे एक अच्छी लगेंगी आमंत्रण के लिए। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। मंगल नसीम जी। प्रिय प्रवीण ने मेरे बारे में जो भी कुछ परिचय दिया, ये उनकी सदाशयता है, उनकी सुहृदता है। मुझे उन्होंने बताया कि मैं उर्दू का शायर हूँ, अच्छा शायर हूँ। अच्छे बुरे का तो पता नहीं, लेकिन हाँ शायर तो हूँ। और मैं हिंदी से आज मैं चाहता हूँ कि मैं एक गज़ल हिंदी की और एक उर्दू की पढ़ूँ। मैं हिंदी की गज़ल अर्ज करता हूँ। कौरव सेना सी तृष्णाएं, स्वार्थ खड़ा है जयद्रथ बन। कौरव सेना सी तृष्णाएं, स्वार्थ खड़ा है जयद्रथ बन, जीवन के इस चक्रव्यूह में घायल अभिमन्यु सा मन। जीवन के इस चक्रव्यूह में घायल अभिमन्यु सा मन। और शेर देखें कि धन वैभव सम्मान प्रतिष्ठा घर आंगन हर संबोधन। क्या बात। धन वैभव सम्मान प्रतिष्ठा घर आंगन हर संबोधन, सब कुछ पाकर भी जीवन में क्यों लगता है रीतापन। वाह वाह वाह। सब कुछ पाकर भी जीवन में क्यों लगता है रीतापन। और एक पौराणिकता से एक शेर जी। मन सागर
चिंतन मदराचल। आहा, ये मदराचल वो पर्वत है जिससे देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। मन सागर चिंतन मदराचल, देव असुर हैं भाव यहाँ। मन सागर चिंतन मदराचल, देव असुर हैं भाव यहाँ। रत्न अनुभवों के निकलेंगे, होने दो सागर मंथन। वाह 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 वाह। रत्न अनुभवों के निकलेंगे, होने दो सागर मंथन। और ये शेर भी देख लें कि अनगिन लिप्साएं लिपटेंगी, केवल इतना ध्यान रहे। अनगिन लिप्साएं लिपटेंगी, केवल इतना ध्यान रहे। चाहे जितने विषधर लिपटे, चंदन रहता है चंदन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चाहे जितने बहुत अच्छे बहुत विषधर अच्छे बहुत लिपटे, अच्छे। चंदन रहता है चंदन। और गजल का आखिरी शेर, युगों युगों से एक बात, एक बहस आती है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है। कुछ कहते हैं ऐसा है, कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत मुबाहिसा है। मुझे क्या लगा, नेति नेति कह वेद पुकारे। हर वेद हर शास्त्र न इति न इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नेति नेति कह वेद पुकारे, है संभवतः वह नर्तक। हाँ, मुझे जो लगा, है संभवतः वह नर्तक। मुझको तो लगता है ये ब्रह्मांड उसी का चिर नर्तक। बहुत अच्छे। मुझको तो लगता है यह ब्रह्मांड उसी का चिर नर्तन। कौरव सेना सी तृष्णाएं, स्वार्थ खड़ा है जयद्रथ वन। जीवन के इस चक्रव्यूह में घायल अभिमन्यु सा मन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये थे हमारे उस्ताद साहब चाचा मंगल नसीम जी। मंगल नसीम जी की आपने शायरी देखी और अनुभव की होगी। अब मैं एक ऐसी एक व्यक्तित्व की स्वामिनी, एक कवित्री जिसकी मुख्य विधा श्रृंगार है, श्रृंगार के साथ साथ नारी विवेचन और सामाजिक परिवेश पे बहुत सुंदर लिखती हैं। और उनके लिए ये पंक्तियां किसकी हैं तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे वो सटीक लगती हैं कि हर रात ने वादा किया था साथ निभाने का। हर रात ने वादा किया था साथ निभाने का, और सुबह होने तक रंग बदल दिया। तो बहुत श्रेष्ठ कवित्री प्रीति त्रिपाठी, जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार प्रवीण जी। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि बाबूजी मंगल नसीम जी की छत्र छाया में बैठकर काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बेटियों की ही बात करूंगी। बेटियां क्या हैं? बेटियां वो हैं जो हृदय का टुकड़ा होती हैं। बेटियां वो हैं जो घर की प्रतिष्ठा होती हैं। और बेटियां वो हैं जो कांटों में भी गुलाब की तरह मुस्कुराती हैं। दो पंक्तियां रखती हूँ इस गीत की बानगी में और फिर गीत से आपको जोड़ूंगी, सुनिएगा। माँ बाबा की आत्मा जाए बसी परदेस, माँ बाबा की आत्मा जाए बसी परदेस। सावन झूले हिचकियाँ बेटी का संदेश, सावन झूले हिचकियाँ बेटी का संदेश। दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए, दहरी की आब होती है, दहरी की आब होती है। बेटियां गुलाब होती है, दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए, दहरी की आब होती
हैं, बेटियां गुलाब होती हैं। बाबा को परसा है घी वाला खाना, भैया को भी लाड़ करता जमाना। तुमको पराए ही घर तो है जाना, हर ताने से भी है नाता निभाना। सदियों का भार लिए, मानस का सार लिए, मैया का ख्वाब होती है, मैया का ख्वाब होती है। बेटियां गुलाब होती हैं, दिल में उमंग लिए, हिरनी के ढंग लिए, दहरी की आब होती हैं। बेटियां गुलाब होती हैं। और बेटियां क्या करती हैं जीवन भर, सुनिएगा। बुनती है सपनों को, थकती नहीं है, बुनती है सपनों को, थकती नहीं है। मुस्काती है किंतु हंसती नहीं है, ऐसी फसल है जो पकती नहीं है द्वार घर का ये तखती नहीं है। अंतस में द्वंद लिए, कविता के छंद लिए, अनखुली किताब होती है, अनखुली किताब होती है। बेटियां गुलाब होती हैं, दिल में उमंग लिए, हिरनी के ढंग लिए, दहरी की आब होती हैं। बेटियां गुलाब होती हैं। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ कि कैसे बीतता है जीवन बेटियों का। मैके की इज्जत का बीड़ा संभाले, मैके की इज्जत का बीड़ा संभाले, जीवन के सागर से सरता निकाले। रातों को सौंपे हैं जिसने उजाले, तन मन के गिनने लगी आज छाले। पुरखों की साध लिए, अंतस में नाद लिए, पीर का हिसाब होती है, पीर का हिसाब होती है। बेटियां गुलाब होती हैं, दिल में उमंग लिए, हिरनी के ढंग लिए, दहरी की आब होती हैं। बेटियां गुलाब होती हैं, बेटियां गुलाब होती हैं। प्रीति त्रिपाठी जी की अभी आपने इतना सुंदर गीत सुना, और राजेश चेतन जी खुद फिल्म सेंसर बोर्ड से जुड़े हुए हैं, और मैं भी फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा से हम जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। और यदि ये बात, ये गीत सुनिश्चित तौर पे हम प्रयास करें, और ये हम अपने टीवी शो पे भी जब फिल्म से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं, उसका कारण भी ये होता है कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं ये गीत वायरल हो और वायरस हो। अगर ताराचंद बड़जात्या जी के प्रोडक्शन पर ये गीत पहुंच जाए, तो चाहे हम आपके कौन हैं, हम आपके हैं कौन, और या नदिया के पार, इतना शानदार मौलिक गीत, इतना श्रेष्ठ एक फिल्म गीत बन सकता है। इतनी संभावनाएं प्रीति त्रिपाठी जी के अंदर हैं। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हम एक विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, लेकिन यह हिंदी सिर्फ कुछ विशेष दिवसों तक सीमित न रह करके प्रतिदिन की भाषा में, हमारी आम बोलचाल की भाषा में अगर रहेगी, तो शायद है कि हम अपनी माँ हिंदी की पूरी सेवा कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा रखने वाले हमारे बीच में देश के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और एक ऐसे अध्यापक जिन्होंने लोगों को हिंदी के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी,
और आज उनकी सुहृदयता, उनकी हिंदी की सेवा के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उन्हें केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा जैसे संस्थान के निदेशक पद की जिम्मेदारी और साथ ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान के सचिव की जिम्मेदारी से भी सुशोभित किया हुआ है। और जब मैं सर को बुलाना चाहता हूं तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में चाहता हूं कि एक संदेश जो है कि हिंदी को लेकर के जो एक विचारधारा हमने सोची हुई है, मैं अपनी 4 पंक्तियों से सर को आमंत्रित करता हूं और सर इस बात की पूर्ति जरूर करेंगे कि नहीं, यह सिर्फ जनवरी और सितंबर तक ही सीमित नहीं है। वो 4 पंक्तियां हैं। केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी है, पत्ता पत्ता सींचा जाता और जड़ें शुरू से प्यासी हैं, और कैसे कर ले कोशिश इसको हम जग में फैलाने की, हिंद देश में हिंद की भाषा हिंदी ही उपहासी है। तो आज इस उपहासता को दूर करने के लिए संकल्प लेकर के हमारे बीच में आ चुके हैं श्रीमान सुनील कुलकर्णी जी। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रथमतः मैं इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी सर। सतमोला कवियों की चौपाल, जो एक बहुत ही आदर्शवत और न केवल प्रशंसनीय बल्कि आदर्श का द्योतक ऐसा कार्यक्रम विगत 19 वर्षों से लगातार निरंतर रूप से कार्यक्रम चल रहा है। और मैं ये जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि कोई भी कार्यक्रम जब इस तरह से निरंतरता कायम रखता है तो अपना एक आदर्श प्रस्तुत करता है, आदर्श स्थापित करता है। जी। और ऐसा ही आदर्श इस सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम ने अब तक हिंदी जगत में, साहित्य जगत में और काव्य जगत में स्थापित किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब तक इस मंच से लगभग 15 हज़ार से अधिक कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया और आज लगभग 785 से अधिक भागों का सीधा प्रसारण ये मंच कर पाया है, जो बहुत ही प्रसन्नता की, आदर्श की बात है। मैं इस निरंतर कार्य हेतु सतमला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी। ये कवियों को हमेशा किसी न किसी मंच की आवश्यकता होती है। आदमी जब भी कुछ लिखता है तो चाहता है कि वह तुरंत किसी न किसी को सुनाऊं। क्या बात है। और जैसे माना जाता है कि नाटक जब तक खेला नहीं जाता तब तक उसे पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता। जी। या वैसे ही कविता जब लिखी जाती है और जब तक वह अभिव्यक्त नहीं होती, प्रस्तुत नहीं होती, तब तक कवि को स्वयं को नहीं लगता कि उसे पूर्णत्व प्राप्त हो गया है। इसलिए कवि के कविता को पूर्णत्व प्रदान करने के लिए यह मंच उस दृष्टि से मुझे बहुत प्रशंसनीय लगता है, बहुत आदर्श का द्योतक लगता है। जी। और मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि इस मंच से अब तक हिंदी के जो लब्ध प्रतिष्ठित कवि, चाहे वो अशोक चक्रधर जी हो, कुमार विश्वास जी हो, डॉक्टर कीर्ति काळे जैसे, आज जिनके कविताओं का डंका या बोलबाला समस्त मंचीय कवियों में श्रेष्ठता के रूप में जाना और पहचाना जाता है, ये इस मंच की देन मैं मानता हूँ। और यहीं से ये कवि आज जो कविता एक समय में केवल छोटे मोटे कार्यक्रमों में सीमित थी और कविता के माध्यम से भी अर्थार्जन किया जा सकता है, कविता भी अर्थार्जन का एक माध्यम हो सकती है, इसकी कल्पना 30-40 वर्ष पूर्व किसी ने नहीं की थी। लेकिन इन कवियों ने मंचीय कविताओं को आज विश्व स्तर पर इतना स्थापित किया है कि अब नए कवियों को, जो लिखने वाले कवि है, उन्हें या उनकी मन में एक आशा का किरण जग गया है कि हाँ, हम कविता के माध्यम से भी अर्थार्जन कर सकते हैं और कविता भी हमें बहुत कुछ दे सकती है। इसके लिए
मैं इस मंच को सहृदय से बधाई देता हूं और मानता हूं कि आज ये जो अनेक कवियों को मंच देने की इनकी जो जद्दोजहद है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आज जब भी हम लिखते हैं और लिखने के पीछे हमारा भाव यही होता है कि हम कुछ न कुछ नया स्थापित करें। कविता समाज को एक नया दिशा निर्देश देती है, कविता समाज में एक नया आदर्श प्रस्तुत करती है। कविता न केवल मनोरंजन का साधन होती है बल्कि कविता पथदर्शक भी सिद्ध होती है। स्वतंत्रता काल में हमने देखा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन केवल क्रांतिकारियों तक सीमित था, उस क्रांतिकारी आंदोलन को जनसामान्य तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका अगर उस समय में किसने की या निभाई तो वह कविता ने निभाई थी। जी, हमने देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने एक समय लिखा और वो तमाम क्रांतिकारी कवियों का नारा बन गया। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा पुष्प की अभिलाषा और वो तमाम कवियों की, तमाम भारतवासियों की अभिलाषा बन गई कि चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में मैं गूथा जाऊं, जी, चाह नहीं है सम्राटों के शव पर हे हरी मैं डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर से जावे वीरानी। और आज भी वो कविता हमारे मन में राष्ट्रभक्ति की एक ज्वाला प्रज्वलित करती है। जी। और तब से लेकर आज तक हमने देखा कि कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, तो आज की इस आपाधापी के युग में मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने में, तनाव प्रबंधन कौशल को कुशलता से व्यक्त करने में कविता की भूमिका जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कविता की परिभाषा बहुत लंबे और चौड़े शब्दों में करने की आवश्यकता नहीं है। मुझ जैसा कवि या मुझ जैसा अध्यापक कविता की परिभाषा केवल 2 शब्दों में करता है कि कवि और कविता का संबंध क्या होता है, कवि और श्रोता का संबंध क्या होता है। तो कविता की बाधा होवे आप कृष्ण और वो राधा हो। क्या बात है, वाह 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 की मूल मकसद है और मुझे लगता है वो समरसता का चरम बिंदु है, चरम स्पर्श है और उसी से कविता आज जो है वो जनमानस को उद्वेलित करती रही है, उद्बोधित करती रही है और दिशा निर्देश देती रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि नए कवियों को इस बहाने मंच मिलता है और उन्हें जनसामान्य के सामने अपनी काव्य प्रस्तुतियाँ करने के लिए समय मिलता है। मुझे पता है कि जब हम लोग छात्रावस्था में थे तो अलग अलग काव्य प्रतियोगिता में सहभागी होते थे और ऐसी कविताओं का निर्माण और चयन करते थे कि जिससे हमें पुरस्कार की प्राप्ति हो। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कविता स्वत्व से ऊपर उठकर समाज में जो समसामयिक समस्याएं थी, उन समसामयिक समस्याओं को केंद्र में रखकर फिर हमने धीरे धीरे लिखना आरंभ कर दिया और आज वह कविता समाज के समस्याओं का न केवल चित्रण करती है बल्कि उन समस्याओं से उभरने के उपाय भी हमारे सम्मुख रखती है और श्रोताओं के सम्मुख रखती है। मुझे याद है कि मैंने पहली बार एक मराठी कविता लिखी थी और उसका हिंदी भी अनुवाद मैंने उस समय में किया था कि जो वैश्वीकरण की धारा, ग्लोबलाइजेशन की धारा वहाँ आई थी और उसी को हमने काव्यबद्ध करने का प्रयास किया था छंदबद्ध कविता के रूप में कि आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा, जिधर भी देखे उधर दिखे बाजारवाद ही सारा और दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का मारा। क्या बात है, वाह वाह, दिन ब दिन बढ़ रहा है यूज एंड थ्रो का मारा। शहर शहर का हर मकान बन रहा है दुकान और रोटी से भी डबल रोटी लग रही महान। क्या बात। घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, घर में सारी चीजें आई
फिर भी लग रही है कम, और निरुपयोगी बूढ़े सारे जा रहे आश्रम। क्या बात। बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम, अरे बरसात के ना होने पर बढ़ रहा है गम। जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर में सारी चीजें आई फिर भी लग रही है कम, जब लूट लिया साहूकारों ने तो किसान तोड़ रहा है दम। और शिक्षा का चित्रण क्या हुआ है तो उसका एक वर्णन अंतिम 2 पंक्तियों में किया था कि MA, PhD हुआ फिर भी लग रहा है कम। MA, PhD हुआ फिर भी लग रहा है कम, सेट होकर नेट भी देकर नहीं मिल रहा वेतन। तो ये कविता का यथार्थ है कि जो आधुनिक शिक्षा जगत की यथार्थ स्थिति को हमारे सामने व्यक्त करता है और इस वैश्वीकरण के प्रभाव से कैसे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसका चित्र खींचता है। मित्रों, मुझे ये लगता है कि कविता मात्र स्वांत सुखाए नहीं लिखी जाती है, तो कविता समाज का पथदर्शन का भी काम करती है। समाज के सामने एक जब भी समस्या का अंबार खड़ा हो जाता है उससे उभरने के उपाय भी कविता आपको देती है। और इस दृष्टि से मैं इस सतमाला कवियों की चौपाल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि ऐसे असंख्य प्रतिभाओं को उजागर करने की कोशिश जो है वो मंच के माध्यम से हुई है, इसलिए ये मंच बधाई का पात्र है। मैं मन से उन्हें साधुवाद देता हूँ और इसी तरह से ये परंपरा अव्याहत रूप से निरंतर चलती रहे, ऐसी ही कामना करते हुए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ नए कवियों के साथ, मेरे सहयोगी प्रशांत अवस्थी और प्रबल प्रताप सिंह जी के साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। हमें चलना पड़ेगा एक ऐसे गीत की तरफ, क्योंकि आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसान या कहूं कि गृहिणी, हर किसी के जुबान पर एक ही नाम है, राम, राम और राम। तो आइए भव्य मंदिर में राम लला के पदार्पण के साथ ही हम एक अनोखे गीत से उनका स्वागत करते हैं। आइए स्वागत करते हैं ओम प्रकाश जी का। धन्यवाद। सतमोला की चौपाल मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ जी। और हिंदी दिवस की भी मैं 2 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। स्वागत है। हिंद धरा की आत्मा है हिंदी, जहाँ परमात्मा ने अवतार लिया। हिंद धरा की आत्मा है हिंदी, जहाँ परमात्मा ने अवतार लिया। संस्कृत की बड़ी बेटी है हिंदी, हर मुख पर नाम बार बार लिया। संस्कृत की बेटी बड़ी हिंदी है, हर मुख पर नाम बार बार लिया। प्रस्तुत है मुक्तक के साथ राम गीत जी। राम मर्यादा का स्वाभिमान जानकी, राम मर्यादा का स्वाभिमान जानकी, राम आदर्शों का अभिमान जानकी, राम आदर्शों का अभिमान जानकी। प्रजा ने सीता की शुद्धता पर प्रश्न उठाया,
अग्नि में अपनी शुद्धता का प्रमाण जानकी, अग्नि में अपनी शुद्धता का प्रमाण जानकी। सुनिए, ये मैंने परसों है मतलब ये रामगीत लिखा है। अवध का शुभ दिन प्यारा रे, राम मंदिर बनाने रे। अवध का शुभ दिन प्यारा रे, राम मंदिर बनाने रे। आलीशान बना मंदिर जगत में, सजाया अवध धाम। घर घर निमंत्रण दे रहे हैं, आओ राम के धाम। जनमानस साधु संतों ने राम नाम पुकारा रे। अवध का शुभ दिन प्यारा रे, पतित पावनी सरयू मैया बहती निर्मल धारा। पतित पावनी सरयू मैया बहती निर्मल धारा। लाखों पापियों को मैया ने भव से पार उतारा। 22 जनवरी विराज रहे हैं, 22 जनवरी विराज रहे, जगत पालन हारा रे। अवध का शुभ दिन प्यारा रे। अब मंदिर के किस प्रकार से बनाए, लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया है रचना में। 380 फीट लंबाई, 350 फीट चौड़ाई, 161 फीट ऊंचाई मंदिर की स्वर्ग से सुंदर बनाई। मंदिर निर्माण में मिला है, मंदिर निर्माण में मिला है जन जन का सहारा रे। अवध का शुभ दिन प्यारा रे। 392 खंबे हैं और 44 अद्भुत दरवाजे। 5 मंडप बंधन द्वारी, घंटा नाद 10 दिशा में बाजे। गुंजे श्री राम का नारा रे, गुंजे श्री राम का नारा रे। अवध में मंदिर बना प्यारा रे। 22 जनवरी को अयोध्या दुल्हन की तरह सजेगी। राम लखन जानकी 16 श्रृंगार से सजेगी। मंदिर पे भगवा झंडा, मंदिर पे भगवा झंडा लहराए राम तिहारा रे। अवध में मंदिर प्यारा रे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार। चरण पादुका का हो रहा है गांव नगर में पूजन। जगमग जगमग दीप जले, करो राम नाम सुमिरन बाजे। शंख घड़ियाल ढोल नगारा रे। अवध का दिन शुभ प्यारा रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने कविता पढ़ी, और जब आप राम पर कविता पढ़ रहे थे तो राम के नाम के भांति आपके स्वर और तेज और तेज और प्रकाशवान होते जा रहे थे, और एक तरंग हमारे मन में ला रहे थे, जो कह रहे थे कि अभी हमको एक और कवि के पास चलना है। बिल्कुल सही आप पकड़े। हम चलेंगे भेरू सिंह चौहान तरंग जी के पास में, जो आज अपनी एक राष्ट्र प्रेम से भरी, क्योंकि अगर राम से प्रेम वही कर सकता है जो राष्ट्र से प्रेम कर सकता है, या कहूं कि राष्ट्र से प्रेम वही कर सकता है जो राम से प्रेम कर सकता है। आइए बुलाते हैं। धन्यवाद। हरा रंग खुशहाली का है, हरा रंग खुशहाली का है, केसरिया बलिदान का, अरे श्वेत शांति का प्रतीक है यारो, झंडा हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह, भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसी के साथ सतमोला कवियों की चौपाल जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं उनको सतत नमन करता हूं, और आज के जो कवि जो उपस्थित हुए हैं उनको सत सत नमन करते हुए, मां शारदा को नमन करते हुए सीधे सीधे आपसे जुड़ना चाहूंगा। स्वागत है। आजादी के दीवान, आजादी के दीवानों का, आजादी के दीवानों का जश्न आज मनाएंगे। है बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे। बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। आजादी के दीवानों का जश्न आज मनाएंगे। है बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे। आजादी का मिलकर सपना सबने आज सजाया था, माटी को हाथों में लेकर माथे तिलक लगाया था। राह भरी हो कांटों की भी, राह भरी हो कांटों की भी, हंसकर गले लगाएंगे। बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे। आजादी के दीवानों का
जश्न आज मनाएंगे, बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे। गीदड़ की नहीं फौज हमारी है, शेरों की दहाड़ हम, सीना है पोलादी का ये हाथी की चिंगाड़ हम। नजर दिखाए कोई हमको, नजर दिखाए कोई हमको, सबक उसे सिखलाएंगे, बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। आजादी के दीवानों का जश्न आज मनाएंगे, बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे। फांसी के फंदे पर यारो झूल गए थे ये सारे, कफन बांध कर आजादी का नहीं मौत से ये हारे। आँच न आए आजादी पे, आँच न आए आजादी पर, अपना फर्ज निभाएंगे, बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। आजादी के दीवानों का जश्न आज मनाएंगे, बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे। आज तिरंगा लहराता है मेरे हिंदुस्तान का, आजादी की याद दिलाता है वीरों के बलिदान का। नहीं झुकेगा कभी तिरंगा, नहीं झुकेगा कभी तिरंगा, इसकी शान बढ़ाएंगे, बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। आजादी के दीवानों का जश्न आज मनाएंगे, बोलो वंदे मातरम गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे, बोलो वंदे मातरम। बहुत ही वंदे मातरम, बहुत ही शानदार कविता आपने पढ़ी। और उम्र के इस पड़ाव पर जब आपने जोश के साथ में इस कविता को पढ़ा तो एक एक युवा मन में वंदे मातरम की भावना को आपने जरूर गढ़ा। देश के एक ऐसे कवि जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लोगों की जुबान पर उनकी कविताओं को सुना जा सकता है। आइए आमंत्रित करते हैं प्रेम के ऐसे ही पुजारी पंडित सुनील नवोदित को एक जोरदार तालियों से। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ। जी, अपनी परिचय की पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ काव्य पाठ। यथोचित नमन है सबको, सबको प्रणाम मेरा, है चित्रकूट जनपद, टेढ़वा है ग्राम मेरा। वाह। मैं विप्र हूँ सिपाही, कलम का बन गया हूँ, मैं हूँ सुनील द्विवेदी, नवोदित है नाम मेरा। बहुत सुंदर, स्वागत। आज मैं आपकी चौपाल पे साधना टीवी देखने वालों सभी के लिए एक प्रेम गीत लेकर आया हूँ प्रशांत जी। मैं प्रेम की गीत की भूमिका शब्दों से न करके मैं दो तीन मुक्तकों से करता हूँ जी। भावनाओं से पतला तरल भी नहीं, भावनाओं से पतला तरल भी नहीं, वेदनाओं से बढ़ कर गरल भी नहीं, वेदनाओं से बढ़ कर गरल भी नहीं। हम बड़े मुश्किलों से तुम्हें पा सके, हम बड़े मुश्किलों से तुम्हें पा सके, प्रेम करना सरल है, सरल भी नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सरल। एक बड़े ही सुंदर अलंकार। प्रेम है किंतु मुख से कहेगी नहीं, वेदना वो विरह की सहेगी नहीं। इस कदर वो मुझे चाहती है सुनो, इस कदर वो मुझे चाहती है सुनो, बिन मेरे एक पल वो रहेगी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे एक पल, बहुत सुंदर। मैं गीत रखता हूँ आप सबके बीच। स्वागत है।
कि करे कभी मनुहार प्रेयसी, करे कभी मनुहार प्रेयसी, करे कभी मनुहार प्रेयसी, आकर ही के द्वार, करे कभी मनुहार प्रेयसी, आकर ही के द्वार, खाना तुम सौगंध प्रेम की, सदा निभाना प्यार, खाना तुम सौगंध प्रेम की, सदा निभाना प्यार, करे कभी मनुहार प्रेयसी, करे कभी मनुहार प्रेयसी, आकर ही के द्वार, खाना तुम सौगंध प्रेम की, सदा निभाना प्यार। बंद रखता हूँ जी, स्वागत है। पावन है मन भावन भी है प्रेम एक सद्भाव, पावन है मन भावन भी है प्रेम एक सद्भाव, भवसागर से पार वही है बैठे जो यह नाव, भवसागर से पार वही है बैठे जो यह नाव, होता नहीं प्रेम यह अंधा, होता नहीं प्रेम यह अंधा और नए संसार, खाना तुम सौगंध प्रेम की, सदा निभाना प्यार, वाह, करे कभी मनुहार प्रेयसी। अगला बंद, कि साथ किसी का थामा हो यदि उसे निभाना मीत, साथ किसी का थामा हो यदि उसे निभाना मीत, जन्म जन्म का बंधन है ये एक साधना प्रीत, जन्म जन्म का बंधन है ये एक साधना प्रीत, धोखा कभी न देना उसको, धोखा कभी न देना उसको, करके आंखें चार, वाह, खाना तुम सौगंध प्रेम की, सदा निभाना प्यार। अंतिम मंद गीत रखता हूँ, स्वागत है। कि प्रेम एक अद्भुत अनुपम है अनुभव परमानंद, प्रेम एक अद्भुत अनुपम है अनुभव परमानंद, रिक्त न छूटे यह प्रयास हो पावन परमानंद, नैनों की भाषा को पढ़कर, नैनों की भाषा को पढ़कर व्यक्त करो आभार, खाना तुम सौगंध प्रेम की, सदा निभाना प्यार, करे कभी मनुहार प्रेयसी, करे कभी मनुहार प्रेयसी, आकर ही के द्वार, खाना तुम सौगंध प्रेम की, सदा निभाना प्यार। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। की बात इतने प्रेम से करना और उसमें भी प्रेम की बड़ी बात करना कि आंखें चार करना सरल है, लेकिन उसको जीवन पार तक करना मुश्किल है। प्रेम करना आसान है, लेकिन उससे ज्यादा उसको निभाना और पूर्ण समर्पण के साथ निभाना यह भारतवासी ही कह सकता है, क्योंकि भारत ने ही हमेशा प्रेम की परिभाषा को दोहराया है। कवि का जीवन घुमक्कड़ की तरह से होता है, अताथो घुमक्कड़ जिज्ञासा, यही है कवि की पिपासा। तो ऐसे ही घुमक्कड़ी जीवन को जीने के लिए हमारे बीच में एक यायावर के नाम से अपना संकलन लेकर के आए हैं आशुतोष द्विवेदी जी। आशुतोष द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो हरदोई से पधारे हैं, वो अपनी यायावर जीवन भरी एक कविता लेकर के हम सबके बीच में आए। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सादर नमस्कार। मेरी आज की जो कविता है वो यायावर आप सभी को समर्पित है जी। मैं यायावर बन फिरता हूँ, 100 बार संभलता गिरता हूँ, मैं यायावर बन फिरता हूँ, पर हार हृदय को प्रिय ही नहीं मैं
वार अनेकों करता क्या बात है, हूँ वाह, मैं, कितनी सुंदरता शब्दों में। यायावर बन फिरता हूँ। प्रायः जब भाव अकाल पड़े, जल वृष्टि बने गिर जाता हूँ। जब भी मन थोड़ा थक जाए, उत्साह उफान मैं लाता हूँ। क्या बात है। मैं यायावर बन फिरता हूँ। वह मनुज नहीं जो झुक जाऊं, विघ्नों के आगे रुक जाऊं। वह मनुज नहीं जो झुक जाऊं, विघ्नों के आगे रुक जाऊं। सूलों पर कदम बढ़ाता हूँ, गिर कर खुद ही उठ जाता हूँ। मैं यायावर बन फिरता हूँ। धन्यवाद। कमियां देखूं सब में जब तब, खुद परिष्कार मैं करूँगा कब। कमियां देखूं सब में जब तब, खुद परिष्कार करूँगा कब। चिंतन से स्वयं सुधार करूं। अगली पंक्ति है, हम दुनिया को दर्पण दिखलाते हैं, लेकिन जो यायावर है, चिंतन से स्वयं सुधार करूं, दर्पण खुद को दिखलाता हूँ। मैं यायावर बन फिरता हूँ। मन का सूरज है ढला कहाँ, मैंने खुद को है छला कहाँ। मन का सूरज है ढला कहाँ, मैंने खुद को है छला कहाँ। लक्ष्यों के प्रति उन्मुख होकर, झट से मग पर डग धरता हूँ। मैं यायावर बन फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर। मैं समझता हूँ आशुतोष द्विवेदी जी, जो आपने शब्दों का संचयन किया है, उसके साथ साथ में आपने गेयता पर भी बड़ा काम किया हुआ है। भारत के हृदय में अगर हिंदी बसती है, तो भारत के दिल में गांव बसते हैं। और जब तक गांव समृद्ध रहेंगे, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब तक गांव समृद्ध रहेंगे तब तक भारत देश समृद्ध रहेगा। और हमें अपनी गांव की समृद्धता को बढ़ाने के लिए खंडवा जिले से डॉक्टर गोपाल दास नायक जी अपना नायक स्वरूप लेकर के गांव को चमकाने के लिए आ रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सतमोला कवियों की चौपाल को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराया। जी, मैं छोटी सी रचना प्रस्तुत करूंगा, जो गांव की संरचना, आदर्श गांव कैसा होना चाहिए, मैंने उसको थोड़ा सा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चलो दूर चले शीतल छाँव में, चलो दूर चले शीतल छाँव में, मेरा देश पुकारे उस गाँव में। चलो दूर चले शीतल छाँव में, मेरा देश पुकारे उस गाँव में। जहाँ पावन सी पगडंडी हो, न कोई अब पाखंडी हो। जहाँ पावन सी पगडंडी हो, न कोई अब पाखंडी हो। पूरब में लाली छा जाती, पूरब में लाली छा जाती, फसलें भी हर्षित हो जाती। पूरब में लाली छा जाती, फसलें भी हर्षित हो जाती। गीत गूंजे सद्भाव में, जहाँ गीत गूंजे सद्भाव में, हर
तीज करेंगे उस आहा, गाँव बहुत सुंदर, में। बहुत सुंदर। चलो दूर चले शीतल छाँव में, मेरा देश पुकारे उस गाँव में। अगला बंदे। जहाँ जहाँ हर घर महलों सा लगे, जहाँ हर घर महलों सा लगे, संघर्षों में उल्लास जगे। जहाँ हर घर महलों सा लगे, संघर्षों में उल्लास जगे। माटी की सौंधी खुशबू और माटी की सौंधी खुशबू और हर गलियां दुल्हन सी लगे। जब खुशियाँ आए बाहों में, जब खुशियाँ आए बाहों में, हर जब खुशियाँ आए बाहों में, कोई गम न मिले उस गाँव में। चलो दूर चले शीतल छाँव में, मेरा देश पुकारे उस गाँव में। जहाँ चिड़ियों की हो चहक चहक, कोयल की वाणी बहक बहक। जहाँ चिड़ियों की हो चहक चहक, कोयल की वाणी बहक बहक। जहाँ चिड़ियों की हो चहक चहक, कौवे कोयल की वाणी बहक बहक। मवे की खुशबू मस्ती में, मवे की खुशबू मस्ती में, मदार मिले उस बस्ती में। मवे की खुशबू मस्ती में, मदार मिले उस बस्ती में। जहाँ नीम और आम की छाँव में, जहाँ नीम और आम की छाँव में, ओ मंग के गुबार उस गाँव में। चलो दूर चले शीतल छाँव में, मेरा देश पुकारे उस गाँव में। बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बड़ी बात को आप मीठे मीठे शब्दों में गहनता के साथ में जब कह रहे थे, तो आपने कहा कि खुद को, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं खुद को ही नहीं सबको लेकर के चलना है, और उसी सबको मैं बुलाता हूँ ऐसे ही आपके गीत के नाम के गीतेश को कि वो आए और हाथ से नहीं ये बताएं कि भैया क्या क्या जरूरी और कैसे जरूरी और कितना जरूरी और कब कब जरूरी है। आइए सुनते हैं जरूरी है कविता। मैं गीतेश कुमार बाराबंकी से सतमौला कवियों की चौपाल के मंच को प्रणाम करता हूं जी, और जितने भी कवि हैं सबको प्रणाम करता हूं। स्वागत है। और माँ बीड़ा वादनी को प्रणाम करता हूं, तब जाके हम अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। क्या क्या जरूरी है जीवन में बताते हैं बताइए। कविता के माध्यम से। ढोलक में ताल जरूरी है, सर में भी बाल जरूरी हैं, घर में भी लाल जरूरी है, ठंडी में साल जरूरी है, जीवन जंजाल जरूरी है, भोजन में थाल जरूरी है, वाह, कट्टे में नाल जरूरी है, कमरे में हाल जरूरी है, पैरों में चाल जरूरी है, वृक्षों में डाल जरूरी है, चाटे में गाल जरूरी है, भोजन में दाल जरूरी है, रोगों में छाल जरूरी है, आमों में पाल जरूरी है, औरत श्रृंगार जरूरी है, टीपू तलवार जरूरी है, तलवार में धार जरूरी है, गलियों में मार जरूरी है, बिजली में तार जरूरी है, लड़कों में प्यार जरूरी है, अच्छा। मुंह में भी लार जरूरी है, यारों में यार जरूरी है, अचार में जार जरूरी है, अचार में जार जरूरी है, व्याख्यान में सार जरूरी है, सर पे भी भार जरूरी है, मंदिर गुणगान जरूरी है, और घर में प्यार जरूरी है, थोड़ी तकरार जरूरी है। और जीवन में क्या जरूरी है? और नैया पार जरूरी है, कहने को कार जरूरी है, बहनों का प्यार जरूरी है, नैया मझधार जरूरी है, पूजा में पान जरूरी है, प्रभु का गुणगान जरूरी है। और क्या क्या जरूरी है?
कविता के माध्यम से बता रहा हूँ। बताइएगा। सबका सम्मान जरूरी है और धनुष में बाण जरूरी है, दो हारस खान जरूरी है, सुनने में कान जरूरी है, थोड़ा सा दान जरूरी है, सीने में जान जरूरी है, गाँवों में प्रधान जरूरी है, मुरली में तान जरूरी है, वेद और पुराण जरूरी है, थोड़ा तो काम जरूरी है, जीवन में झाम जरूरी है, अयोध्या में राम जरूरी है, मंदिर भगवान जरूरी है, सीता के राम जरूरी है, नित नूतन नाम जरूरी है और प्रभु का नाम जरूरी है, दिन में भी घाम जरूरी है, चोटों में बाम जरूरी है, थोड़ा तो जाम जरूरी है, खर्चे में दाम जरूरी है, कोई तो धाम जरूरी है, करना पर नाम जरूरी है। साथियों, मन तो नहीं हो रहा है इतनी सुंदर सुंदर महफिल सजाने के बाद में आपसे बिछड़ कर जाने का, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है और समय भी वादा कर रहा है कि अगली बार फिर आएंगे और इससे भी सुंदर सुंदर गीतों और नगमों को लेकर के आपका पूरा मनोरंजन करेंगे। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ साक्षात्कार के लिए आज हमारे साथ 3 प्रमुख हमारे साथ व्यक्तित्व हैं। पहला व्यक्तित्व हमारे साथ उपस्थित है, बहुत ही एक हमारे देश में जिस समय मनमोहन सरकार थी उस समय एक बहुत ही दर्दनाक और बेहद देश को अचंभित करने वाली और शर्मनाक स्थिति में पहुंचाने वाली घटना घटी थी 26/11। होटल ताज में किस प्रकार हमला हुआ, किस प्रकार गुजरात के रास्ते समुद्री रास्ते से यहाँ पर मुंबई में आतंकवादी आए और उन्होंने एक होटल जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास में होटल ताज है वहाँ पर किस प्रकार होटल पर कब्जा किया, उस पर कई प्रकार की बाद में कई बार फिल्में बनी। उस फिल्मों में भी जो प्रमुख रूप से नायक था उसमें जो नायक की जो स्थिति रही और जिस प्रकार से उसमें अनेक अपने एनएसजी कमांडो वहाँ पर पहुँचे, एनएसजी कमांडो में से भी काफ़ी कमांडोज़ की वहाँ पर बलिदान हो गए और उसी में पहले वहाँ लोकल पुलिस ने मोर्चा संभाला। वो जब फेल हो गए थे और मानेसर से जो ट्रेनिंग कैंप है वहाँ से कमांडो भेजे गए थे, एयरलिफ्ट कराए गए थे वहाँ पर मुंबई में, तो उसमें से एक प्रमुख रूप से नाम आता है कमांडो दिनेश हुड्डा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। दिनेश हुड्डा जी ब्लैक कैट कमांडो रहे हैं और 26/11 की घटना में आप रहे। आज बात आती है कि यदि जिस समय कैप्टन अपने कमांडो दिनेश हुड्डा जी जैसे लोग वीर अपना बलिदान करने को तैयार थे, यदि उस समय सरकार मोदी सरकार होती तो कुछ और रूप होता, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का पूरी तरह से सहयोग था या नहीं था, लेकिन सैनिक कभी भी किसी सरकार को नहीं देखता, किसी को नहीं देखता, वो देखता देश के ऊपर सर्वोच्च बलिदान होने के लिए। बिल्कुल जैसे होता ना कि दीपक की लो के ऊपर जैसे पतंगा आसपास रहता है, उसी प्रकार से वीर अपना होम करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे अपना होम तैयार करने वाले, तत्पर रहने वाले कमांडो दिनेश हुड्डा जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हम जानना चाहेंगे 26/11 की घटना के बारे में। दिनेश हुड्डा जी। नमस्कार जी, मैं एनएसजी एक्स ब्लैक कैट कमांडो दिनेश हुड्डा सतमौला कवियों के सम्मेलन में आज जो कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों का दिलो जान से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्रवीण सर जो है 26/11 के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। 26/11 का एक जो घटना एक बहुत ही एक निंदनीय घटना थी, जो कि एक मैं उसको एक काला दिन के रूप में मानता हूँ, क्योंकि उस दिन हमारे देश में एक जो है कि बॉम्बे में ताज होटल में कुछ 8, 9, 10 मिलिटेंट पानी के रास्ते देश में उसमें होटल में एंट्री करके और कुछ गलत आईडी वगैरह से वहाँ पे उन्होंने जहाँ के बहुत ही फॉरेनर वहाँ पे रुके हुए थे उनको बंदी बना लिया
और जो कि वहाँ की आसपास की जो फोर्सेज थी उन्होंने बहुत उसको ऑपरेशन को सक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि जो कि उनको जो काफ़ी जो मिलिटेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग ली हुई थी, और क्योंकि उन्होंने वेपन भी उनके साथ बहुत ही टेक्नोलॉजी वाले वेपन थे और बहुत सारे कारण थे, और जो कि वहाँ की फोर्सेज उस ऑपरेशन को सक्सेस करने में असफल रही। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ऊपर से गृह मंत्रालय से एनएसजी को एक मैसेज दिया गया कि आप ऐसे एनएसजी को वहाँ पे बॉम्बे में डिप्लॉय करो और ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी और कम से कम नुकसान को करते हुए उस ऑपरेशन को सक्सेस करो। हमारे डीजीपी साहब को ये मैसेज इंफॉर्मेशन मिला, उन्होंने हमारी जो पेरेंट यूनिट कुछ जो थी हम जैसे उनको मैसेज दिया गया, तो हम जैसे ही हमने कमांडो कोर्स ख़त्म करके एक 75 सीसी थी हमारी, और हम बेसिक अपनी पेरेंट जो एक 2-3 यूनिट हैं वहाँ पे हम डिप्लाई थे, और हमारे को एक छुट्टी जाना पड़ता है कोर्स के बाद, हम छुट्टी जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही हमारे को एक मैसेज मिला कि आप लोगों को बॉम्बे जाना है, और हम उस ऑपरेशन को हम अपनी लाइन में हम उसमें ऑनलाइन उसमें टीवी पे देख रहे थे समाचारों में, ऐसे मिलिटेंट के उन्होंने हाईजैक कर लिया है कुछ, वहाँ पे जो जितने भी होस्टेज हैं रुके हुए हैं उनको बंदी बना लिया और बहुत सारा नुकसान कर दिया वहाँ पे। बड़ा एक ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो रहा, बड़ी एक ऐसी सिचुएशन जो कि उसमें ज़्यादातर जो ताज बॉम्बे है उसके अंदर जो होटल है उसके अंदर ज़्यादातर फॉरनर ही रुकते हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छी वो समुद्र के किनारे है और ज़्यादातर उसमें विदेशी थे। तो एक विदेशी एक जो हमारे देश की एक नाक होती है, कोई भी विदेशी अगर हमारे किसी कारण से उस पर नुकसान हो जाता है तो वो एक पूरे वर्ल्ड WHO को एक संदेश जाता है कि उस देश में आप ऐसा भारत का एक नाम होता है, क्योंकि वो बड़ा एक बुरा संदेश जाता है जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत ही गलत है। तो वो चीज़ें देखते हुए एनएसजी एक जो है कि जो कि इंडिया के अंदर जो ऐसे जो ऑपरेशनल होते हैं, जो अंदरूनी ऑपरेशन होते हैं, एनएसजी उसमें सबसे लास्ट का एक ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं हम, क्योंकि ब्रह्मास्त्र होता है कि लास्ट में कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता तो एनएसजी को बुलाया जाता है लास्ट में। तो वही सिचुएशन गृह मंत्रालय ने देखते हुए हमारे को एनएसजी को एक मैसेज दिया, और हमने जैसे ही हमारे को मैसेज मिला हम मानेसर से हम एयरपोर्ट पे पहुँचा दिए। वहाँ से हम अपने इक्विपमेंट वेपन जो भी हमारे को जो हमारी रिक्वायरमेंट एक सैनिक को जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक 72 घंटे का कोई भी ऑपरेशन होता है, हम ऑलरेडी हमारे को पता होता हो क्या क्या लेना, आपको क्या इक्विपमेंट लेना, पानी जो भी हमारे को होता है कमांडो को, हमने पूरा इक्विपमेंट लिया और हम एयरपोर्ट पे जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे डिप्लाई हो गए। वहाँ पे सारा इक्विपमेंट लेके हम 40 हमारे जो कमांडो थे टोटल जो वहाँ पे डिप्लाई हो गए। किसी कारण से हमारे को वहाँ पे फ्लाइट काफ़ी डिले कर दी, जो कि एक बहुत ही गलत संदेश था, क्योंकि अगर 6-7 घंटे हमको वहाँ पे काफ़ी जो है ना इंतज़ार करना पड़ा फ्लाइट का। और ये सिचुएशन एक देश को, इतने बड़े देश को इस तरह की सिचुएशन में कभी भी ये चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखने वाली थी, लेकिन वो किसी उस गवर्नमेंट ने या क्या कारण रहा जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी किसका क्या कारण रहा उसका तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही गलत चीज़ थी वो। अगर वो चीज़ें हमारे को टाइम से अगर फ्लाइट वो हो जाती और तो हम उस ऑपरेशन को बहुत ही जल्दी सक्सेस करने में हम और भी काफ़ी नुकसान को बचा सकते थे। ये मेरा एक विचार है। बॉम्बे में हम जैसे ही डिप्लॉय हुए वहाँ से हमारे को छत्रपति एयरपोर्ट शिवाजी एयरपोर्ट पे डिप्लॉय हुए, वहाँ पे हमारे को स्लाइड के द्वारा ऑपरेशन की सिचुएशन बताई गई। ऐसे ऐसे 10 मिलिटेंट हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने पूरा जो बंधक बना लिया है, जितने भी वहाँ पे यात्री रुके हुए हैं उनको, और काफ़ी ये सिचुएशन है। हमारे को स्लाइड से पूरा डिटेल समझाया गया। तो इस तरह के जो ऑपरेशन है हमने हमने वैसे ऑपरेशन काफ़ी किए हैं वैली में, वो एक सिचुएशन दूसरी तरह की होती है, और ये एक भीड़ भाड़ में बीच में जनता को भी बचाना है, प्लस मिलिटेंट को भी मारना है और अपने आप को भी बचाना है। बहुत सारी सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि बड़ी सूझबूझ से काम करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस लेके, और बड़ा काफ़ी एक ऑप्टिकली काम होता है, क्योंकि आर पार की आमने सामने की लड़ाई होती है वो बड़ी इजी होती है, उसमें अपने आप को नीचे करके अगले को ही किल करना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक मेन कारण क्या था कि वहाँ की जो बीच में जो हमारे यात्री थे उनको भी बचाना है, और मिलिटेंट को भी पहचान करने में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि उस भगदड़ मची हुई थी, बहुत सारे कारण थे। तो वो चीज़ों को देखते हुए हमारे को एक वहाँ से पूरा सिस्टम को एक स्लाइड के माध्यम से समझाया गया। और जैसे हमारे एक कमांडो की जो एक ट्रेनिंग होती है उसमें एक बेसिक चीज़ है कि
एक छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती हैं, उसको हम एक हिट बोलते हैं। उस टुकड़ियों में हमारे को एक उन्होंने हमारे जो कमांडर थे हमारे जो उन्होंने क्या है पूरे हमारे को डिप्लॉय कर दिया था कि ऐसे ऐसे आपकी इतनी टुकड़ियाँ हैं, आपका एक ये रोल है, आपने ये करना है। सारी सिचुएशन पूरा प्रॉपर आपको एक हमारे को पहले वहीं पे पूरा सारा सिस्टम समझा दिया था पूरा जो है। कैसे क्या हुआ उस समय, उस टाइम सीधा उस टाइम क्या हुआ उस समय सर? जैसे हम वहाँ पे यहाँ से एयरपोर्ट से हम हेप्टर के द्वारा सबसे पहले जो आसपास की जो ऊंची इमारतें थी उन पे हमारे जो कमांडो को डिप्लॉय किया गया। उन कमांडो ने क्या किया, जैसे भी जहाँ से फायर आ रहा था उसको एंगेज किया, क्योंकि जब तक हम किसी को एंगेज नहीं करेंगे तब तक उसको एक ऑपरेशन की एक ट्रेनिंग होती है, कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसकी एक ट्रेनिंग और एक कमांडो की ट्रेनिंग होती है। उसी ट्रेनिंग का हमने इस्तेमाल करते हुए उसी अपनी जो हमने ट्रेनिंग ली थी उसी का इस्तेमाल किया। और हमने जैसे ही स्लाइड से सबसे पहले मेरी जो हिट थी वो ऊपर से जो है कवरिंग करने के बाद सबसे पहले हम जो है इसके ताज होटल के ऊपर से स्लेदरिंग होके नीचे उतरे। हमारी 6 बंदे की हिट थी। उस टाइम हमारे 2 मिलिटेंट से हमारा कांटेक्ट हुआ फर्स्ट में, और कम से कम दोनों मिलिटेंट जो फर्स्ट कमांडो एनएसजी की तरफ से मेरे को मैं भाग्यशाली हूँ कि एनएसजी की तरफ से, और मैं वॉलंटियर भी था क्योंकि मैं उसमें ऑपरेशन का मेरे को मेरे अंदर जैसे ही हमने ऑपरेशन का सुना था तो मेरे एक ऑटोमेटिक से दिल में उमंग थी। आज हमने जो ट्रेनिंग ली है, जो 90 दिन का हमने जो कठोर परिश्रम किया है, आज उसको हम दिखाने का एक हमारे लिए देश को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और हमारे को भी अपने आप ही फख्र था क्योंकि एक हमने नई ज़िंदगी ली है। कमांडो ट्रेनिंग एक 90 दिन का एक हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उस चीज़ को हमारे को इस्तेमाल करने का एक आज हमारा दिन है, तो हमने उसको इस्तेमाल किया। और जैसे ही ड्रॉप किया 2 मिलिटेंटों से हमारी फाइट हुई और दोनों मिलिटेंटों को हमने वहीं पे ऊपर ही ढेर कर दिया। उसके बाद हमने उसमें जो एंट्री करने का एक रास्ता, काफ़ी टाइम लगा वहाँ पे, काफ़ी सिचुएशन करके उसके साथ कुछ हमारी हिटें नीचे से जो है होटल के नीचे से एंट्री की गई, और कुछ हिट ऐसी जो है हमारी वो जो दीवारें होती हैं उनकी दीवार जो क्योंकि अगर हम एंट्री गेट से करते हैं तो वहाँ पे मिलिटेंटों ने पूरे अपने टेक्निकल वेपन वो सेट कर रखे थे, और वो क्योंकि वो हमारे ऑटोमेटिक ही उससे लॉस होना ही होना था। क्योंकि अगर सामने से हम अगर बैठ के यहाँ से हम फायर करते रहेंगे, अंदर आने वाला आराम से एक नॉर्मल टारगेट होता है। तो वो चीज़ें हमने पीछे से दरवाजे को आईडी से लगा के उसको फाड़ के एंट्री करके, और ऊपर से और नीचे से ऑपरेशन को बड़ी सूझबूझ हमारे जो कमांडर जो ब्रिगेडियर सुभाष रांगी जी, हमारे फोर्स कमांडर कर्नल चांद शोरान, हमारे जो एक वहाँ के ओवरऑल ऑपरेशन कमांडर, और मेजर संदीप उनिकृष्ण मेरी एक स्क्वाड्रन जो कि एक बड़े की बहुत ही एक युवा और एक मोटिवेशन और एक उन्होंने एक हमारे अंदर इतना जुनून भर दिया था कि आपको कुछ करके दिखाना है। बड़े अच्छे एक बड़े के जो एक लीडरशिप के बहुत ही अच्छे होते, उन्होंने हमारे को ऐसा सिचुएशन, ऐसी ब्रीफिंग और ऐसा सिस्टम किया उस ऑपरेशन को। उस ऑपरेशन में हमारे को कुछ दिक्कतें भी आई। दिक्कत तो देखो जंग में दिक्कत तो होती हैं, लेकिन उस ऑपरेशन को सबसे एक बड़ी सूझबूझ से एनएसजी ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है 2 हमारी कैजुअल्टी हुई, हमारे मेजर संदीप उनिकृष्ण और कमांडो गजेंद्र सिंह को हमने जो कि एक इसमें खो दिया, और बड़ी दुख की बात। और काफ़ी हमारे जो कमांडो साथी इंजर्ड हुए, लेकिन उस ऑपरेशन को हमने एक आज जो कि भारत में सबसे बड़ा ऑपरेशन था आज तक का, ऐसा 167 आदमी को कैजुअल्टी और बहुत सारे इस तरह की जो सिचुएशन थी उसको बहुत ही सूझबूझ से हमने उस ऑपरेशन को सक्सेस किया। और उसके लिए कुछ चीज़ें हमारी दिखती आ रही थी, जो वहाँ से कुछ जो है साइड ऊपर से जो हमारी जो मीडिया वगैरह जो कवरिंग कर रही थी उससे हमारे को काफ़ी लॉस, बहुत सारी चीज़ें थी वो उससे हमारा लॉस हुआ, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है पाकिस्तान से शहीद हफीज़ को मिल रही थी, और वहाँ से अपने मीडिया का बहुत इसमें गलत रोल रहा। और उससे क्या था, उससे जो है काफ़ी जो है उनको मिलिटेंटों को डायरेक्शन मिल रही थी, वो उसके कारण वो काफ़ी जो है हमारे को उन्होंने ऑप्टिकल किया, उससे हमारे इंडिकेट हो रहे थे। लेकिन उसके बाद उसको काफ़ी मैसेज से हमने बंद करवा दिया था हमारे कमांडरों ने, और उस ऑपरेशन को बड़ी देखो उससे हम सक्सेस किया, और जो है हमारा जो एक सैनिक का कर्तव्य उसको पूरा किया। और मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कमांडो दिनेश हुड्डा जी, और आप हमारे सतमोला कवियों की चौपाल में आए, आपका विशेष अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप।
मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। ये थी सतमोला कवियों की चौपाल। आज सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को सुना और देखा। आपको उनकी कविताओं को सुन करके मनन करना पड़ेगा, ये मैं निश्चित रूप से मैं दृढ़ निश्चय होकर के बात कह रहा हूँ। चाहे वो राजेश चेतन जी थे, चाहे वो प्रीति त्रिपाठी थे, चाहे वो हमारे उस्ताद शायर चाचा मंगल नसीम जी हों, ऐसे कवियों को सुन करके यदि आपके अंदर दिल में हलचल ना हो या आपके अवचेतन को उसने हिलाया ना हो तो इस कार्यक्रम को तैयार करना ही मैं व्यर्थ समझूंगा। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपके अवचेतन में कहीं ना कहीं इन एपिसोड्स ने आपको दस्तक दी होगी। और यदि आप भी नवांकुर कवि हैं, आप कलम चलाना जानते हैं लेकिन आपको मंचों का अभाव है, आप टीवी तक आपकी पहुंच नहीं हो चुकी है, तो प्रथम सीढ़ी के रूप में सतमोला कवियों की चौपाल आपके सामने उपस्थित है। एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। सतमोला कवियों की चौपाल में आप 5 वर्ष के सदस्य बने। ये केवल टीवी प्लेटफॉर्म देने का नहीं है, कार्यशाला का भी कार्यक्रम है। आपको हम कविता की कलम की धार पैनी करना सिखाते हैं। हमारी अलग अलग वर्कशॉप भी होती हैं, उसमें आप आएँ, प्रमुख कवि आपको सिखाएंगे। आप हमारे टीवी चैनल से जुड़े, 5 वर्ष के सदस्य बने, 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ करते रहें। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के कविता, केवल कविता नहीं, कहानी पाठ यानी स्टोरी टेलिंग भी हमारे कार्यक्रम में होती है और सभी भारतीय भाषाओं की होती है। इसमें आप जुड़ेंगे। आप यदि हमारे साथ इन श्रेष्ठ कवि गुरुओं के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे शो के माध्यम से, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711182183 9711182183 पर आप हमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं नहीं तो मेरी टीम आपसे संवाद करेगी, आपके साथ बातचीत करके आपको सदस्य बनाएगी। तो मिलते हैं अगले रविवार और श्रेष्ठ कवियों के साथ, नवांकुरों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।